हेलो बच्चों, हमने कल अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। मैंने बताया था कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादन का जो मतलब होता है कि मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा सूर्य के प्रकाश जो होता है उसके द्वारा उत्पादकों के द्वारा, उत्पादक का क्या मतलब हो गया, पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो कितना प्रोडक्शन करते हैं, कितनी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनाते हैं, वो प्रोडक्टिविटी होता है। और उसी उत्पादन के ऊपर पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिपेंड होता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है पौधों के द्वारा बनाई गई जो ऊर्जा होती है या पौधों के द्वारा बनाया गया कार्बनिक पदार्थ, जो संग्रहित उत्पादकता है वो, और श्वसन के बाद जो उत्पादकता बच जाती है तो उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसके बाद मैंने बताया था कि कम्युनिटी में जितने भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने मेंटेनेंस और श्वसन के ऊपर जो खर्च कर देते हैं उत्पादकता, उसके बाद जो बचती है वो कहलाती है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी बातें प्रोडक्टिविटी के बारे में थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे आप प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो आप देख लेना। अब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टर्म्स है जो पूछे जाते हैं या फिर जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्या है, उत्पादकता के जो मूलभूत पहलू है। तो एक बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट है, आपने भी उसका नाम सुना होगा, क्लार्क। उन्होंने कहा था कि उत्पादकता से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं उसमें पहली है स्टैंडिंग क्रॉप। अब मैंने यहाँ स्टैंडिंग क्रॉप इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, और मैंने बताया भी था कि इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। नेट पर भी इस पर जो नेट JRF के एग्जाम्स होते हैं उस पर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जितने भी पोषण स्तर होते हैं उसमें जो जीवित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम कहते हैं खड़ी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप। और जब इसको हम भार के रूप में व्यक्त करते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप को ही बायोमास कहा जाता है। कुल मिला के किसी भी दिए गए समय पर उपस्थित जो भी खड़ी फसल या जैव भार है उससे उस क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी जो है उसका याद किया जा सकता है। जैसे आप उदाहरण से समझे कि कोई चारागाह है या कोई खेत है जिसमें पशु चरते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी होगी, वो उसकी खड़ी फसल से या उसके वहाँ पे उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा से, जो उसका बायोमास है उससे पता करेंगे। और वो कितनी होगी अगर कोई उपजाऊ चारागाह है, यानी कि उपजाऊ चारागाह A, उपजाऊ चारागाह या कोई भी खेत है B। अब एक जगह तो पशु चरते हैं, दूसरी जगह कोई पशु चरते नहीं है, तो सीधी सी बात है कि जो प्रोडक्टिविटी होगी या जो खड़ी फसल होगी उससे हम कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्ञात करेंगे। जहाँ पशु नहीं चरते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे पशु चरते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता उन परिस्थिति में खड़ी फसल से ज्ञात की जा सकती है। और जब जीव बड़े या जैविक पदार्थ जब ज़्यादा हो तो उत्पादकता भी जो वहाँ की है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे या चर देंगे। मतलब उपजाऊ चारागाह जिसमें पशु चरेंगे तो उसकी खड़ी फसल जो है उस उपजाऊ चारागाह से कम होगी जहाँ पे पशुओं की ग्रेजिंग नहीं होती है। चारा का मतलब ग्रेजिंग। और खड़ी फसल जो या शुष्क भार जो है उसकी गणना हम हमेशा ग्राम प्रति वर्ग मीटर में करते हैं। तो ये हो गया पहला एस्पेक्ट स्टैंडिंग क्रॉप, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। सेकेंड है मटेरियल रिमूव्ड। मटेरियल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सब जानते हैं कि जीवित पदार्थ तो है वो इकोसिस्टम से निकलते रहते हैं, क्योंकि जीवों का माइग्रेशन होता है, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं। जैसे घास स्थल का इकोसिस्टम है तो उससे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ओर। तो इस तरह से क्या होता है कि जब माइग्रेशन हो जाता है तो इकोसिस्टम का सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ बैलेंसिंग प्रोसेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो तंत्र कोई भी इकोसिस्टम है उसकी कार्यप्रणाली को या उसके सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ बैलेंसिंग को या होमियोस्टेसिस को सुचारू रूप से अगर चालू रखना है तो वहाँ पे जो भी जैविक पदार्थ या जो भी स्टैंडिंग क्रॉप है जितनी भी उसमें से हटी है उसमें से उतनी ही पदार्थों की मात्रा की समावेश भी या इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो कुल मिला के कि कोई भी इकोसिस्टम को बैलेंसिंग करने के लिए जैविक पदार्थों के माइग्रेशन के साथ साथ वहाँ के पदार्थों के मात्रा से कुछ उसके अंदर पोषक तत्वों का इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, तभी इकोसिस्टम में बैलेंस आता है। और उसके बाद में है प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट का मतलब होता है उत्पादन दर। किसी भी क्षेत्र जो है उसके अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है वो उसकी उत्पादन दर कहलाती है। और जैसे कोई भी उत्पादन दर है उसका मूल्यांकन करना वैसे बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हम नेट उत्पादन का जो गणना है उसको एकदम एग्जैक्ट उसका मापन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम में जितने भी पोषण स्तर होते हैं उसमें क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण होता ही रहता है, एक
उत्पादक से उपभोक्ता, एक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी घटक होते हैं उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है और इसकी जो जानकारी है वो हमें उत्पादन दर से या प्रोडक्टिविटी से प्राप्त होती है। तो वहाँ की जो प्रोडक्शन रेट है वो भी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है। अब कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है प्राइमरी, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकल भी आएगा। तो उसके कई सारे मेथड होते हैं, जैसे एक स्टैंडिंग क्रॉप मेथड है, यानी कि खड़ी फसल के द्वारा हम उसका, या हार्वेस्ट मेथड है कि खड़ी फसल के द्वारा उसका मापन करें, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था। ऑक्सीजन मेजरमेंट है कि जो भी कोई पौधा है वो कितनी ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है उसके द्वारा, तो हम ये कांच की बोतलें जो होती है, एक सफ़ेद और एक काली, उसके द्वारा नापते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेथड जो है रेडियोस्टोप यानी कि रेडियो आइसोटोप यानी कि रेडियो समस्थानिक के द्वारा। डिस्पेरेंस ऑफ रॉ मटेरियल मेथड यानी कि कच्चा माल जो है उसके लुप्त होने का, कितना कच्चा माल उस इकोसिस्टम से हट गया है तो उसकी प्रोडक्टिविटी उससे ज्ञात कर सकते हैं। लीफ एरिया इंडेक्स से हम प्रोडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है कि एक कांच के जार जैसा बड़ा सा एक पात्र या एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम, उस कांच के जार को हम बॉम्ब कहते हैं, इसलिए इसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर मेथड है। एक होता है पीएच मेथड, जिसके हम पीएच के द्वारा उसकी वहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लोरोफिल एस्टिमेशन मेथड, और उससे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एस्टिमेशन मेथड। तो ये प्रैक्टिकल में हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में है ये तो था कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसका मेजरमेंट कैसे होता है। अब आते हैं इकोसिस्टम के ऊपर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाम से पता चला। अच्छा, जब आप बुक में देखोगे तो इकोसिस्टम के अंदर आपको ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को वीडियोस में इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने एक पहले पूरा वीडियो इस बायो जियोकेमिकल पे बना चुकी हूँ। आपको अगर वहाँ देखना है तो आप जाके जो मेरे पिछले वीडियो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से प्लांट इकोलॉजी का पार्ट 6 या 7 में आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल जो मैंने उसमें बताया था कि बायो का मतलब होता है जीवित पदार्थ, जियो का मतलब है रॉक, सॉइल या वाटर, और केमिकल्स का मतलब होता है मटेरियल पदार्थों का चक्र चलना, या मतलब इस तरह से। तो खनिज तत्व और वातावरण के मध्य जो भी साइक्लिंग होती रहती है मटेरियल की, या हम हिंदी में कहें कि खनिज पदार्थ या खनिज तत्वों का वातावरण के साथ चक्रीय भ्रमण होता रहता है, उसको ही हम जैव भू रासायनिक चक्र या पदार्थों का परिसंचरण या मटेरियल साइकिल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 तरह के होते हैं और ये सारा आप डिटेल में उसमें पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि जो बायो जियोकेमिकल्स होते हैं उसको हम हाइड्रोलॉजिकल केमिकल्स में, और गैसियस साइकिल और सेडिमेंटल साइकिल, इन सब में अलग अलग करते हैं। सेडिमेंटल साइकिल में जो जिसका मुख्य स्रोत मृदा होती है, सॉइल होती है वो, और गैसियस चक्र जिसका मुख्य स्रोत वातावरण होता है। तो इस तरह से ये सारे साइकिल्स जो है बायो जियोकेमिकल, आप उसमें वीडियो में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं बात करी थी, अब ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स तो मैंने उस वीडियो में बता दिया। अब इकोसिस्टम में बात हो जाती है कि इकोसिस्टम के टाइप्स, क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम के टाइप्स देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है इकोसिस्टम, किस तरह से। जैसे अब इसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो प्रकृति में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक पूरा वाटर इकोसिस्टम अलग होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मैंने एक पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो पहले मैं बात करूँगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। हम सब जानते हैं कि अर्थ का 0.4% जो भाग है वो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो फॉरेस्ट है, वन है, उनसे ढका हुआ है। तो इसमें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो अजैविक घटक है वो तो आप सब, अजैविक घटक सबके लिए कॉमन होता है, जितने भी इकोसिस्टम होता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे ग्रासलैंड हो। इसमें क्या होता है कि जो बायोटिक फैक्टर्स है वो चेंज होते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर में जो सॉइल का कंपोजिशंस है जैसे वो थोड़ा चेंज हो सकता है। बाकी प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये सब अबायोटिक फैक्टर में आता है। और बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर वहाँ पे क्या होगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे सघन सदाबहार जो वन है उसमें जैसे एपिफाइट्स होगी, क्लाइंबर्स हो गए, लिनास हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न है, ये सारे वहाँ उत्पादक का काम करेंगे, प्रोड्यूसर का। और अगर इसमें कुछ छोटे जो प्लांट है उसमें जैसे सागवान है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, छोटे वन तो नहीं कहेंगे, ये वन है। और उसमें सोरिया रोबस्टा है, साल, सीसम, डलवर्जिया सिसु, एबीज, रोडोडेंड्रोन, ये सारे जो है सौर्य ऊर्जा को ग्रहण करके और उनको कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, कार्बनिक पदार्थों में,
और खाद्य पदार्थों में निर्माण करते हैं जो उपभोक्ता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हो जाएंगे हाथी, नीलगाय, हिरण, जो भी शुद्ध शाकाहारी हैं, नेवला, कुछ कीट, कुछ इंसेक्ट्स है जो सिर्फ वृक्ष की पत्तियों पर निर्भर करते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे हो जाएंगे लिजार्ड है, स्नैक्स है, या कुछ स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं। और टर्सरी और टॉप कंज्यूमर्स में यहाँ आ जाएंगे लॉयंस, टाइगर्स एंड लार्जर या बिग बर्ड्स। और सीधी सी बात है, कोई भी इकोसिस्टम है तो वहाँ कंज्यूमर्स के साथ डीकम्पोजर ज़रूर होते हैं। डीकम्पोजर के बिना कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो अधूरा है। तो डीकम्पोजर के बिना उस इकोसिस्टम की जो बैलेंसिंग है वो कौन करेगा। तो यहाँ पे डीकम्पोजर के रूप में बैक्टीरिया, फंजाई, तो बैक्टीरिया में सुडोमोनास हो गया, फंजाई में एक्टिनोमाइसिटीज़ में एस्परसिलस, फ्यूजेरियम, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, ये सारे जो है ये डीकम्पोजर का कार्य करते हैं। शीतोष्ण वन जो होते हैं वहाँ पे डीकम्पोजिशन जो है वो अधिक तीव्रता से होता है बजाय कि उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसमें। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है पृथ्वी पर लगभग 70% जो भाग है वो जल है, 20% जो है वो घासों से ढका हुआ है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर तो वही होंगे, मृदा है और वहाँ की वायुमंडल की उपस्थिति, गैस है, वहाँ का सॉइल कॉम्पोजिशन है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये सब। उत्पादक में क्या आ जाएगा, इसमें मेन गैस होगी, क्या ग्रासेस होगी, तो साइनोडॉन जो हमारी सबसे बेसिक ग्रास है, डाइकेंथियम, सेंक्रस, एंड्रोपोगोन, एरिस्टिडा, डिजिटेरिया, सिम्बोपोगोन, हेट्रोपोगोन, ये सारी जो ग्रासेस हैं ये उत्पादक में काम आ जाएगी। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर शुद्ध शाकाहारी आ जाएंगे, भेड़, बकरी, गाय, चूहे जो भी घास को खाते हैं, और कुछ कीट जो है वो इंसेक्ट्स तो होंगे ही क्योंकि वो घास की पत्तियों पर निर्भर करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में सांप आ जाएगा, स्नैक्स है, फ्रॉग है, फॉक्सेज हैं। और थर्ड कंज्यूमर में आ जाएंगे हॉक या बाज पक्षी, लॉयंस और बड़े एनिमल्स। तो ये हो गया ग्रास स्थल। इसी के साथ जो मरुस्थलीय या डेजर्ट इकोसिस्टम है तो वहाँ पे अजैविक घटक तो उसी तरह से रहेंगे, बस वहाँ पे क्या बदल जाएगा उत्पादक में। तो वहाँ पे जो मेन जो डेजर्ट प्लांट्स है वो आ जाएंगे, जो कंटीली वृक्ष, झाड़ियाँ हैं, केर है और खेजड़ी है और इस तरह से। और उपभोक्ता लगभग इसी तरह से रहेंगे, भेड़, बकरी, गाय जो भी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे शुद्ध शाकाहारी हैं। द्वितीय उपभोक्ता में थोड़े से बड़े जानवर जैसे कुत्ता है या नील गाय है, और तृतीय उपभोक्ता में और सब जैसे लिजार्ड है और इस तरह से। क्योंकि डेजर्ट एरिया में लॉयंस और ये सब कम मिलते हैं तो यहाँ पे जो जहरीले पक्षी या मोर जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, सर्वाहारी उपभोक्ता तो सब खाता है, वो आ जाएंगे। और अपघटक में बैक्टीरियाज और एक्टिनोमाइसिटीज़ जो फंजाई है वो आ जाएगी। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम के टाइप्स है। इकोसिस्टम में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंट्रैक्शंस करते हैं और उसके बेसिस पर ही इकोसिस्टम बनता है और उसका बैलेंसिंग रहता है। प्रत्येक इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करके चलता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बायो जियो केमिकल साइकिल्स एक बार वापस उस प्रीवियस वीडियो में जाके समझ लेना, क्योंकि वो इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर भी क्वेश्चन हर साल चाहे छोटा चाहे बड़ा पुटअप होता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पति। तो होपफुली इकोसिस्टम आपको इजीली समझ में आएगा। इकोसिस्टम पे प्लीज़ जोर देना, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में जो भी साइंस के क्वेश्चन पुटअप होते हैं सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।